हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली destroyed in the region of the heart that are deprived of an adequate supply of blood। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी से सेल जो होती है वो डेड हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है कोरोनरीज का। सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अकर्स। नेक्रोसिस और डेथ ऑफ मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो अकर होती है मायोकार्डियल टिश्यू में। इसके कॉजेज़ के बारे में देखेंगे तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ जो होते हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलस, वैजोस्पाज्म, हेमरेज और एनीमिया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं इनमें प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेग मतलब जो होता है फैट प्लस लिपिड। जो हमारी कोरोनरीज आर्टरीज होती हैं वहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो होंगी वो नैरो हो जाएगी और ब्लड फ्लो भी जो होगा वो स्लो होएगा। ब्लड जो होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुँच पाएगा। तो और थ्रोम्बस में क्या होता है, जो प्लेग का जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा टूट करके इस कोरोनरी आर्टरीज में हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो होता है उसमें बाधा आती है। एम्बुलस क्या होता है, फ्रॉम एनी अदर साइड एंड मूव टू कोरोनरी आर्टरीज। ये जो होता है अगर किसी अदर साइड में अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेटलेट्स जो होती है वो ज़्यादा बन जाती हैं तो वो मूव आ जाती है कोरोनरी आर्टरीज में, तो इसको हम एम्बुलस बोलते हैं। वेजोस्पाज्म क्या होता है, जो हमारी वेंस होती हैं वो जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। कि ये नैरो किस वजह से होंगी, या किसी को इमोशनल स्ट्रेस हो या फिर जो स्मोकिंग अल्कोहल जो कंज्यूम करता है उनकी जो वेंस होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। हेमरेज और एनीमिया और हेमरेज का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ब्लड से रिलेटेड ही होता है। इसमें ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है डिग्री ऑफ डैमेज यानी कि कितना डैमेज होता जा रहा है उसके हम बेस पे इसका क्लासीफाई करेंगे इसको। जोन ऑफ इन्फेक्शन, जोन ऑफ इंजरी, जोन ऑफ इस्कीमिया। जोन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, डेथ ऑफ हार्ट मसल। इन्फेक्शन में क्या होगा, हार्ट मसल जो होती है वो डेड हो जाती हैं। जो डेड क्यों होंगी, कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्राइवेशन क्यों होंगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से हार्ट मसल डेड हो जाएंगी। और ये जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो डेड हो गई वो वापस से नहीं बनाएंगी, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। जोन ऑफ इंजरी क्या होगा, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ नेक्रोसिस। यहाँ पे जो होती है फर्स्ट क्या होगा, नेक्रोसिस क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ की टिश्यू जो होते हैं मर जाएंगे। और जो उसके आसपास जो होती है वो लेयर होती है एक, जिसको हम इंजरी वाली लेयर बोलते हैं, मसल सराउंडिंग एरिया। ये नेक्रोसिस है और इसकी जो चारों ओर जो सराउंडिंग एरिया होता है ऑफ नेक्रोसिस के जो सराउंडिंग एरिया होता है मसल का वो इंजर्ड होता है और स्टिल वायबल का मतलब क्या होता है, वो इंजर्ड हो जाता है तभी फंक्शन करेगा। जोन ऑफ इस्कीमिया क्या होता है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ इंजरी। मसल से सराउंड करने वाला एक एरिया होता है, वो इंजरी के सराउंड करने वाला एरिया ऑफ मसल का इस्कीमिया बोलते हैं उसे। ये भी वायबल होता है, जो कि फंक्शन करता है लेकिन डेथ हो जाती है इनकी। अब
सेकेंड बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेयर्स ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व, लेयर हार्ट मसल की लेयर के बेस पे हम इसका क्लासीफाई करेंगे। इन्वॉल्वड है यहाँ पे दोस्तों ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, फर्स्ट जो होता है वो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है STEMI, स्टेमी, इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस है, फुल थिकनेस हो जाती है ऑफ हार्ट मसल, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहाँ पर फुल थिकनेस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, फुल थिकनेस होगी तो वो नैरो हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन अकर होगा कोरोनरी आर्टरीज में। ये होता है इसमें पूरा जो पूरा एरिया होता है हार्ट मसल का वो सारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। सब एंडोकार्डियल नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन एन स्टेमी इन्वॉल्व्स स्मॉल एरिया, ये जो होता है वो स्मॉल एरिया को इन्वॉल्व करता है इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका सब एंडोकार्डियल वॉल को इन्वॉल्व करता है स्मॉल एरिया को। वेंट्रिकुलर सेप्टम और पॉपुलरी मसल, इसमें कौन सी मसल्स होती हैं, वेंट्रुलर सेप्टम होता है और पॉपुलरी मसल्स को इन्वॉल्व करता है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। ST सेगमेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है STEMI, ST सेगमेंट जो होता है वो ऐसा हो जाएगा और सब ये जो होता है वो स्टेमी है और ये नॉन स्टेमी है, तो इसका जो ग्राफ है ST सेगमेंट जो होता है वो नीचे चला जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व्ड, हार्ट मसल की लोकेशन के बेस पे हम इसका क्लासीफाई करेंगे। ये हमारा हार्ट है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये जो होता है लेफ़्ट कार्डियल आर्टरी होती है और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो एक तो सर्कमफ्लेक्स में बट जाती है और दूसरी जो होती है वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है और ये जो होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। ये जो होता है हमारा राइट वाला भाग होता है और ये लेफ़्ट वाला। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का। तो ये जो होता है वो रिजल्ट करेगी एंटीरियर, यानी कि ये वाली ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ करेगी, अंदर की तरफ एंटीरियर और सेप्टल वॉल ऑफ MI सेप्टल वॉल MI ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और सेकंड पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसमें, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, रिजल्ट देगा इन पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल MI। इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर वॉल ये जो होता है वो साइड वाली वॉल ही तो हो गई, पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल MI होता है। थर्ड जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये राइट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इन इंफीरियर वॉल MI, ये जो होता है वो इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, तो दो रिस्क फैक्टर दो हिसाब से बांटेंगे, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जो होते हैं जिनको हम सही कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हाई ब्लड लिपिड लेवल, जो हमारे ब्लड में लिपिड का लेवल ज़्यादा होगा, तो हमने पीछे पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, जो प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज़ में, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर हो जाएगा। स्मोकिंग अल्कोहल कंज्यूम करने से जो हमारी वेन्स होंगी वे जो स्पाज्म हो जाएगा। हाइपरटेंशन, आर्टरी जो होंगी वो नैरो हो जाएगा हाइपरटेंशन से। ब्लड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होगा तो आर्टरी नैरो हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। फिज़िकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये देखा जाएगा। इमोशनल स्ट्रेस वाले में, इमोशनल स्ट्रेस से बेजोस बेसल जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। लेक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन जो होते हैं उनमें लेक ऑफ एस्ट्रोजन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। मेनोपॉज के बाद ज़्यादा देखा जाएगा। और इंक्रीज होमोसिस्टीन सी रिएक्टिव प्रोटीन, होमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है दोनों प्रोटीन्स होती हैं, इनका लेवल जब हाई हो जाएगा तो ये देखा जाएगा। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क, जब कोई फैमिली में हमें किसी को होती है, एज पर डिपेंड करता है, जेंडर पे, ऑटोइम्यून डिजीज़, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए तो इसके लिए
अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमने पीछे कॉजेज़ पढ़े हैं उनकी वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। फिर ये जो होगा वो रिड्यूस्ड कर देगा मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, जो मायोकार्डियल जो ब्लड सप्लाई होगा उसको रिड्यूस कर देता है एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ब्लड सप्लाई कम होगी तो फिर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड जो होता है इंक्रीज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया अगर ये लॉन्ग टर्म से चल रहा है तो मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल जो होती हैं वो डेथ हो जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से और फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म से नहीं है तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, फिर प्लेग जो होगा वो रैप्चर हो जाएगा एंड थ्रोम्बोजेनेसिस। प्लेग रैप्चर होगा तो थ्रोम्बस बन जाएंगे कोरोनरी आर्टरीज में, फिर थ्रोम्बोजेनेसिस हो जाएगा और फिर वहाँ पे परमानेंट एक थ्रोम्बस बन जाएगा जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस हो जाएंगे, सेल्स तक जो होता है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में पहला जो सिम्टम होता है वो चेस्ट पेन होता है, नॉट रिलीव्ड बाई नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन से भी रिलीव्ड नहीं होता है और ये जो होता है वो लास्ट लॉन्गर होता है, 30 मिनट तक लास्ट लॉन्ग होता है। और किसी किसी पेशेंट को जो होता है वो एंक्सियस हो सकता है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है उसमें, और डायफोरेसिस भी हो सकता है। डायफोरेसिस मतलब स्वेटिंग होगी, कूल भी हो सकता है, कोई क्लैमी, मॉइस्ट स्किन एंड फेशियल पैलर, फेस जो होता है वो पीला भी पड़ सकता है। फास्टर देन नॉर्मल हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल जो रेट होती है उसकी अलग हार्ट रेट जो होती है और रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो फास्टर हो जाएंगी। फास्टर क्यों होंगी, अगर फास्ट हमारा जो हार्ट वर्क करेगा तो फिर हमारे जो सेल्स टिश्यू तक होता है, जितना भी वेंट्रिकल्स में जितना भी ब्लड होगा वो उनको जल्दी जल्दी पंप करेगा ताकि हमारे ब्रेन तक, वाइटल्स ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। और डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है इसमें डिक्रीज हो जाती है और हार्ट रेट। डिस्निया हो जाएगा, पाल्पिटेशन हो जाएगा, एक्सट्रीम फटिग। डिस्निया ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, पाल्पिटेशन हो जाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी और पाल्पिटेशन में क्या होगा, हार्ट रेट कैन बी हियर, हार्ट रेट को हम सुन सकते हैं। एक्सट्रीम फटिग, व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा थकान फील करेगा। किसी किसी को चॉकिंग सेंसेशन क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी तो उनकी एयरवेज में चॉकिंग सेंसेशन भी फील होएगा। नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूज, फेंटिंग। जब हमारा हार्ट जो होता है वो पंप ही नहीं कर रहा है तो हमारे वाइटल ऑर्गन, हमारे बॉडी तक ब्लड नहीं जाएगा, हमारा वाइटल्स ऑर्गन, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी ब्रेन तक, तो इसलिए कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, फेंटिंग की जो स्थिति है वो अकर हो जाएगी। और डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया भी देखा जा सकता है। फीवर होएगा, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिसरिदमियास भी हो सकता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक भी आ सकता है, पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना भी हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद भी दर्द हो सकता है, वेंट्रिकुलर रप्चर भी हो सकते हैं, मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी हो सकता है, एन्यूरिज्म भी हो सकता है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी और ईकेजी भी करेंगे, इकोकार्डियोग्राम भी करेंगे, एंजियोग्राफी में क्या होता है, एक हम नीडल को उसके हार्ट में इंसर्ट करेंगे। इस एंजियोग्राफी जो होता है, एंजियोग्राफी को हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसमें एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे,
इंसर्ट करेंगे। फिर हम ना उसमें एक डाई को डालेंगे। डाई कौन सी, जिसमें आयोडीन बेस्ड डाई को डालेंगे, जिससे कि पता लग जाएगा कि कहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज हो रखा है, ब्लॉकेज को पता लगाने के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ पर डाई डालेंगे वहाँ पे डाई दिखेगी, और जहाँ पे हमें डाई नहीं दिख रही है इसका मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन करेंगे। इसमें क्या होता है, किसी भी डाई को डाला जाता है और जहाँ पर दूसरी आर्टरीज़ जो जुड़ी होती हैं, दूसरी आर्टरीज़ में अगर वो डाई नहीं पहुँचती, इसका मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है पहली वाली आर्टरी में। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में कौन सा, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, कार्डियक बायोमार्कर्स देखेंगे, जिसमें ट्रोपोनिन, CK-MB, मायोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन्स एंड होमोसिस्टीन का लेवल देखेंगे। अगर ये दिखते हैं हमें, इसका मतलब मायोकार्डियक हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। अब हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। 3 लीटर बाई नेज़ल कैनुला से हम 3 लीटर ऑक्सीजन देंगे। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे। यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड टिश्यू प्लाज्मोनिज्म एक्टिवेटर देंगे। एनाल्जेसिक पेन को रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन, मेपेरेडिन देंगे। वेजोडाइलेटर, वेजल्स जो होती हैं उनको डायलेट करने के लिए थेरेपी देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन। ACE इन्वेटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम देंगे कैप्टोप्रिल और एनारप्रिल। बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, प्रोपिनॉल, एट्रॉल, मेटोप्रोलिल देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए नाइफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन देंगे। एंटीकोएगुलेंट्स के लिए हेपेरिन, एस्पिरिन देंगे। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स देंगे। और इसके सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। हमारी जैसे थाई की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको वहाँ से निकाल के हम हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है उसके वहाँ जोड़ देंगे, जिससे कि डायरेक्ट ब्लड जो होता है हमारे आर्टरी में पहुँच जाएगा। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसमें एक बैलून को जो होता है, बैलून को कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है, फिर उसको फुला दिया जाता है, जिससे कि वो कोरोनरी जो आर्टरी जो होती है वो डायलेट हो जाती है और ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाता है। कोरोनरी स्टेंट भी डाल सकते हैं। इस स्टेंट में क्या होता है, स्टेंट जो होता है इस टाइप का होता है स्टेंट। ये हमारी जैसे कि कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये स्टेंट जो होता है वो प्लेक को, स्टेंट यहाँ पे फिट हो जाता है और प्लेक जो होता है उसको कम कर देता है। और एथरेक्टोमी भी कर सकते हैं। इसमें एक स्टेंट को इंसर्ट किया जाता है जो कि इसको काट देता है, प्लेक को काटने के लिए होता है। ट्रांसमायोकार्डियल लेज़र रिवेस्कलराइजेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पिछली वीडियो में मैंने सारा जो शॉक जो होता है, शॉक के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन किया है, तो हमारे चैनल्स पे आप उसको व्यू कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।